अच्छा, और वैसे मज़े की बात यह है कि इसमें तुम्हें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बैलेंस क्या आ रहा है इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहे। वो सही है, वो सही है, यहाँ पे पावर 2 लगी हुई थी, वो तो मैंने देख लिया। बट ये है कि इस पर आपका कोई गर्ज ही नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन इनरेलेवेंट थिंग्स। मतलब भाई आपके पास रेलेवेंट है ही नहीं वो। आप तो डेप्रिसिएशन निकालें जो बुक हुआ हुआ है, और जो कि होना नहीं चाहिए था आप अकॉर्डिंगली लेके चलें। यस, तो इस साल का क्लोजिंग है ना मेरी जान, 31 दिसंबर 2023 का क्लोजिंग है। यू आर करेक्टिंग दी ओपनिंग एक्विटी, सही है। हम लोगों ने ओपनिंग एक्विटी निकाली लास्ट ईयर की। चलो अभी खाली 1 मिनट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन equity for the year ended दिसंबर 31, 2023। यही साल है ना करंट ईयर हमारा सबसे, क्योंकि हम 2 सालों की बनाते हैं कंपैरेटिव के साथ। तो आपने कहा, आपने बताया यहाँ पे बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2022। आपको ये बैलेंस चाहिए पहले। चलें जी, इसमें इन बैलेंसेस में व्हाट यू नीड, आपको चाहिए भाई कि आप यहाँ पर सबसे पहले लिख दें शेयर कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम, उसके बाद हमारी खानदानी रिटेन अर्निंग। सही है जी, ये आ गया। इसके अलावा कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल का कॉलम। बस अब मुसीबत ये है कि ये नहीं है मेरे पास कोई ऐसा जिसने ये टीप दिया हो यहाँ पर। अल्लाह की कसम सच बताना है ना, देखो एक निकला, बाकी कोई और जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, कोई ऐसा जिसने ये चिपका दिया हो यहाँ पर, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर, नॉट द ओपनिंग बैलेंस। हाँ नहीं बिल्कुल आप ही कीजिएगा, मैं तो खाली आंखें खोल रहा हूँ। अच्छा टेक्निकली आप पता है कहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ पर हैं बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2022 पे ये। तो अब आपने पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस निकालने हैं जो कि आप लोगों पे एप्लीकेबल हैं, वो भी उस हिसाब से जिस हिसाब से होने चाहिए। खाली मैं ओपनिंग बैलेंस निकलवा दूं, अगर आप लोगों ने ओपनिंग निकाल ली है, ओपनिंग पे काम कर लिया है। चलें जी ओपनिंग की बात कर लेते हैं, सही है जी। प्लीज सुनिएगा, इवेंट वाइज अगर देखूं कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग से लास्ट ईयर के ओपनिंग पे जाना है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग से लास्ट ईयर के ओपनिंग पे जाना है, तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग से लास्ट ईयर के ओपनिंग पे जाने के लिए आई नो द फैक्ट कि इस साल इंटरिम बोनस डिविडेंड दिया गया है, ये रहा 1 जून को। तो क्या ये 15% का जो बोनस है, बोनस डिविडेंड है ना, क्या ये 15% का बोनस इस शेयर कैपिटल में शामिल होगा? बोनस 15% ऑफ इंटरिम बोनस, ऐसा है। ये इंटरिम बोनस है 15% का, कौन सा? 2022 का। अच्छा मैंने कहा कि जब ये इंटरिम बोनस है 2022 का, तो ये इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर शामिल है और कोई फर्दर इशू वगैरह नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, वरना तो हम लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं जाती प्लस माइनस करके। तो नहीं, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, रिडीमेबल है वो, ये तुमने हट कर दिया, वो लायबिलिटी है, वो इक्विटी नहीं है। देखो अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल इज योर लायबिलिटी नॉट योर इक्विटी। और अगर चलो ये इक्विटी भी होती भी तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से हटके होती है, नहीं ये बात समझ वो शेयर कैपिटल में कभी ऐड नहीं होती, ये भी क्लियर कर लो आज। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, ईपीएस किसकी निकलती है? वो है प्रेफरेंस शेयर्स, वो अलग होते हैं, दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस, यहां पे नहीं होगा वो। आप ऐसे अगर इसमें मिला दोगे तो आप तो इसको भी रिटर्न दे दोगे, जो कि मना है, उनका रिटर्न तो फिक्स है, उनको जो मिलेगा वही मिलेगा, उसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है? तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि इसमें चिपका दो, पहली इंटरप्रिटेशन गलत है कि वो इक्विटी है, इक्विटी है ही नहीं इसमें, रिडीमेबल है, लायबिलिटी है, क्लैरिटी है। तो ये आपने देखना है। खैर मुझे ये लगता है, और आप मुझे बताएं कि मुझे सही लग रहा है या गलत लग रहा है,
ये 115% को शो कर रहा है, ऐसा है। तो मैंने कहा इसमें से 15 निकाल दो, तो ये आई बिलीव कि बोनस इशू हुआ होगा। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो बोल सकते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए तुम लोगों को। सही है, ऐसा है, पक्की बात है। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। प्रीमियम पे कोई इंपैक्ट नहीं रहा होगा और यही ये यहां से माइनस हो गया होगा। अच्छा, ये भी बना के ओपनिंग निकाल के फिर मिटा दूंगा इसको, ताकि फिर आप वापस से वर्किंग करेंगे ना क्लोजिंग पे आने के लिए सही चीज़ों के साथ। चलें जी, ये भी बात समझ आती है। ओके, ये बैक वर्किंग क्यों दिल हो रहा है ऊपर जाने का यहाँ पे भाई? वर्किंग इसलिए क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे ना 2 सालों की। सही है, चलें जी, अब मुझे बताएं जल्दी से मेरे बच्चों, प्रॉफिट फॉर द ईयर 4.5 मिलियन है। अच्छा, हम यहां पे आए, हमने सवाल में देखा कि भाई हमारे पास 2022 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 4.5 मिलियन का, ऐसा ही है। अच्छा, अब आई थिंक इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमने कहा अगर मैं ओपनिंग पे जाना चाहता हूं तो इसमें से ये माइनस कर लूं, ये तो सेम आ गया। अब आपने कहा जब ओपनिंग पे जाना चाहते हैं तो इसमें से जो माइनस हुआ हुआ है वो ऐड कर दें, और जो ऐड हुआ हुआ है वो लेस कर दें। चेक कर लो, ये आता है वर्क बैक करके। ये आ गई आपकी ओपनिंग इक्विटी। अब सवाल शुरू होगा यहां से। सही है सर, प्रेफरेंस का प्रीमियम शेयर प्रीमियम में इंक्लूड नहीं होगा, यानी प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, प्रेफरेंस रिडीमेबल है, डेट है। देखो भाई, रिटेन अर्निंग कैसे निकली आखिरी बार, क्लोजिंग दी हुई है, इसके अंदर से बोनस माइनस हुआ हुआ है, तो जब ओपनिंग पे होऊंगा तो शामिल होगा ना। मैंने क्या किया, ऐड बैक कर दिया, और क्लोजिंग पे आते आते प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है, ओपनिंग में होना नहीं चाहिए, मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है? तो वर्क बैक करके मैं रिटेन अर्निंग पे पहुंच गया। क्लैरिटी है भाई? चलिए जी, अब मैं जरा इसको यहां पे लॉक करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, सही है। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। हाँ भाई, ओपनिंग में गलती है, सही है, ओपनिंग तो सही है ना। अब इसमें एरर है। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं बताऊंगा भाई। हाँ, तो आप देखिए ना कैसे होगा ये। टाइम है ना अभी आपके पास, 20 मिनट और हैं। अच्छा, खुद अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या एग्जाम लेवल पे ऐसा नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। 2 सालों की वर्किंग है, वही नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है, और ऐसे तुम लोगों ने क्लास में ये वाले किए हुए हैं कि बस सीधा सीधा जाना है, और जिसके अंदर एक बस एरर होता है, या तो डेप्रिसिएशन गलत कर लिया, या कैपिटलाइज करना था एक्सपेंस आउट कर दिया। इसी नौयत पे हो ना, और तुमने डब्बा बनाया, चल भाई टकाटक पार्क किया। अब बेटा डब्बे बना लिए तो उसको पार्क करके देखा। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू डोंट गो टूवर्ड्स लॉजिक फंस जाओगे। शॉर्टकट नहीं है। मेरे पास फर्म में बच्चे बैठते ना सामने, और जिसने डब्बा बनाया वो तो मैं फाड़ के फेंक देता हूँ, मतलब जा समझ के था, मुझे लॉजिकली समझा कि भाई क्यों हुआ ये, क्योंकि मैं तो एनालिटिकली देखता हूँ चीज़ें कि भाई एनालाइज करके भाई कैसे क्या चीज़ एरर हो रही है, तो आपको वजह पता होनी चाहिए, रेदर देन गोइंग टूवर्ड्स अ फॉर्मेट। फंस गए ना फॉर्मेट पे, अब सोच लो कि हुआ हुआ क्या है,
होना क्या चाहिए, वर्किंग कैसे भी हो, डोंट गो टूवर्ड्स द फॉर्मेट कि भाई ये है। अब जैसे बच्चा कह रहा है हाँ सर मुझे एरर टेबल आता है, एरर टेबल इज नॉट योर आंसर, दैट इज योर वर्किंग, और उसके नंबर नहीं होते, इस बात को याद रखो। चलें 20 मिनट मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ और देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। कोशिश करो, गलत ही करो, कोशिश करो भाई, एग्जाम में भी हाथ पांव मारोगे ना, अब ये देख लो कि गलत होता है सही होता है, टेक इट टूवर्ड्स एंड, खत्म हो गई बात। पहला साल हो चुका है 2022। चलें चेक कर लेते हैं कि तुमने किया क्या क्या अब तक। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी हम लेके चल रहे हैं पहले वर्किंग 1, आ जाएं जी। ये आ गया भाई इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, जो भी हम करने वाले हैं। ये विजिबल है ना तुम लोगों को? अच्छा, अब हमने ये कहा कि सर क्योंकि पॉलिसी चेंज हुई है और हम अब कॉस्ट मॉडल से किस पे मूव कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर, तो हमने कहा कि सर पहले यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बना देते हैं। हमने कहा सर कॉस्ट मॉडल से जा रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे। पहले तो इस बात का जवाब दो, ये कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना अलाउड है? क्यों? इट विल टर्न इनटू मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, ऐसा ही है ना? तो आपने कहा सर ये बात तो समझ आती है कि अलाउड है। चलें ओके गुड। अब हमने कहा फॉर बेटर रिजल्ट्स नहीं, गलत, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, सही जी। खैर अब हमने कहा कि भाई चलो ये अलाउड है, तो अब इसके आगे की कहानी कर लेते हैं। हमने कहा ये प्रॉपर्टी खरीदी कब गई थी? 2021 में। फिर आपने कहा 22 भी गुजर गया, 23 भी गुजर गया, सही जी। अब हम निकाल रहे हैं सर इसका P&L इम्पैक्ट, अब हम निकाल रहे हैं P&L इम्पैक्ट फॉर ईच एंड एवरी ईयर, सही जी, सुकून से समझिएगा। हमने कहा अब तक जो हुआ होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ होगा, ऐसा ही है। हमने कहा कि अगर मैं ये देखूं मेरे पास ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये 881000 पे कैरी हो रही है और ये है हमारी कैरिंग अमाउंट। यहां पे हमने कहा कि कैरिंग अमाउंट, और यहां पे हम कर लेते हैं बैलेंस शीट। कैरिंग अमाउंट 2000 यहां पे दी हुई है आपको, ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो कैरिंग अमाउंट है 8810 की, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 85%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर है। हमने इसको 85 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यही किया था। चलें जी वेरी गुड, ये आ गई कैरिंग अमाउंट। फिर हमने कहा इसको अगर मैं 85% करूं तो ये एग्जैक्टली यहां से होपफुली मैच हो रहा होगा, सही है। चलें ये हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है जी। अब आगे देखते हैं। अब हमने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैसे बुक हुआ होगा, एक एक करके लेके चलते हैं। मैंने कहा कि सर अगर मैं इसका यानी 10364,706 का ऑल टुगेदर एक अमाउंट चेक कर लूं। अच्छा एक और चीज, ये 2021 की क्लोजिंग है, ये 2000 पर अब मैंने खरीदी कब थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? 1 पे, सही है ना? तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 85 से, ये बात आई समझ?
ये जो आपको अमाउंट मिली है ना, देखो ये थी आपके पास, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वाली अमाउंट कब की है आपके पास, 31 दिसंबर 2022 की है, ऐसा है। इसको ओपनिंग पे लेके जाने का मतलब है ये अमाउंट आ गई जनवरी 1 2022 पे। ये खरीदी कब गई है, जनवरी 1 2021 पे, यानी इससे भी एक साल पहले। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो आप इसको 85 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे। ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2021 का। यहां तक क्लियर है? बताऊं, वापस बता दूं? देखो वापस से, अगेन कोई मसला नहीं है भाई। मैंने कहा ये मानते हो कि ये जो कैरिंग अमाउंट है 10364,706 ये कब की है, 31 दिसंबर 2021 की है। प्रॉपर्टी कब खरीदी गई है? तो इसको अगर मैं सिंपल यूं करूं कि इसको मैंने डिवाइडेड बाय 85 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ये आ गई कॉस्ट। इसके ऊपर अगर 15% लगाऊं आता है, तो मैंने डायरेक्टली 15% निकाल लिया। क्लियर है? चलें जी, अब इसकी वर्किंग, क्योंकि जब बच्चे ये देखेंगे फिर इसको सर्कल बना के भेजेंगे, तो इसलिए इसकी वर्किंग हम यहां चिपका देते हैं अलग से। हाँ भाई, इसकी वर्किंग के लिए हमने क्या किया, 10364,706 को डिवाइड किया किससे, 85 से मल्टीप्लाई किया 15 से। जो अमाउंट चाहिए होती है आप उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया जी आपके पास अमाउंट, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। चलें जी, ये आ गया आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर अच्छा ये आ गया 2021 का, 21 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा मुझे शॉर्टकट भी पता है, मुझे पता है जब हर साल मेरी WDV 15% से गिर रही है तो मेरा डेप्रिसिएशन भी 15% से गिरेगा। आपने जैसे भी निकाला है वैसे भी आंसर यही आएगा। सेम है? सही जी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने कहा कि सर ये तो वो बात हो गई जो हुआ हुआ है, अब वो कर लें जो होना चाहिए। इफ वी वुड हैव बीन एट फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे होती तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, ऑनलाइन में देखो यहां तक कोई मसला नहीं है तो बताओ, फिर आगे चलें, जल्दी से बताओ सारे बच्चों। ओके क्लियर है? गुड। चलें आगे, प्लीज जानिए इधर। अब हमने कहा कि सर अब हम आगे देख लेते हैं कि सीन क्या है। सीन ये है कि अगर कैरिंग अमाउंट ये रही होती और फेयर वैल्यूज दी हुई हैं, ये दी हुई है ना कुछ, ऐसा ही है, तो हमारे पास पीएनएल के अंदर, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फेयर वैल्यू या तो गेन होता या तो लॉस होता। एरर वर्किंग सही है? चलें जी, अब आपने कहा कि सर सबसे पहले एरर को देख लेते हैं, मुसीबत क्या है। 2023 में पता लगा कि एमएल को डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर करनी थी फ्यूचर में, सही है जी, टू वन ऑफ द प्लांट दैट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। सही है जी, वो कह रहा है कि भाई डीकमिशनिंग कॉस्ट इनकर करनी थी जो कि उसने रिकॉग्नाइज नहीं की। द प्लांट वॉज एक्वायर्ड ऑन जनवरी 1 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3.5 मिलियन और डेप्रिशिएट होता था यूजफुल लाइफ पे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग जो कि यूजफुल लाइफ के आखिर में होगी कितने साल बाद, भाई लाइफ देख लेते ना, 6 साल बाद, 6 है ना, सीधा लिखा हुआ है 84, ये रहा 6 साल बाद। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 लाख, यानी 500,000। अच्छा पहले तो हम एक बात ये बता दें आपको कि समझने के लिए ये एंट्री नहीं बनी। कौन सी नहीं बनी अभी देख लेते हैं। प्लान डेबिट नहीं हुआ और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट नहीं हुआ। मैंने कहा सर 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय रेट दिया हुआ है 1.08 की पावर 6।
इतने से ये कार्यक्रम नहीं हुआ हुआ। और ये कहां नहीं हुआ हुआ? भाई ये सही किया है मैंने, ये नहीं हुआ हुआ। अब अगर ये नहीं हुआ हुआ तो इसके इम्पैक्ट्स आगे तक जाएंगे। अच्छा, बाकी जो पूरा पीपी है मुझे उससे कोई गर्ज ही नहीं है। सर ने डीकमीशनिंग को रिकॉग्नाइज है, क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब बात सुनो, ये प्लान जब डेबिट नहीं हुआ तो ये डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ, ये लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई तो इंटरेस्ट भी बुक नहीं हुआ, तो कितने भरना है? 2 भरना है। आ जाए जी देखते हैं। हमने कहा हम जरा यहां पे 2019 का मंजन हो गया, 20, 21, 22, 23, सही है। हमने कहा इंटरेस्ट नॉट बुक्ड, डेप्रिसिएशन नॉट बुक्ड। पहले तो मैंने इसको सलंग 6 से डिवाइड करवाया, सही है, 5 साल हो गए ना। अच्छा, अब एक और चीज सुने प्लीज यार, बहुत फोकस के साथ। ये जो तुम हलवा समझ रहे थे ना, अभी तुम लोगों को बताता हूं। इधर ये जो 8% है ना, ये 8% है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ऐसा है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट बुक नहीं हुई, पर अगर ये बुक हो जाती तो अगला इंटरेस्ट इन दोनों को मिलके लगता, क्योंकि ये ग्रोथ है। अच्छा, अब हम जरा इसको हमने लॉक कर दिया और हमने कहा कि इसके ऊपर लग जाता 8%, अगला इंटरेस्ट ये। चलें जी, हमने कहा अगला इंटरेस्ट इसको और इसको मिला के यही है। हमने कहा इसमें बस प्लस करते दो, ये भाई की एक्सेल की शक्तियां हैं। यही है। अच्छा भाई, अब आपको ये पता लग गया ऑल ओवर, प्लीज यार ये सुनना, टोटल एक्सपेंस नॉट बुक्ड। तो हमने कहा ये 1-1 साल का मंजन आ गया। अच्छा, अब यहां पे रुक के मुझे तो पहले ये चौरंगी सही करनी है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 के आखिर तक कितना एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, तो आपका जवाब आएगा 239,374। अगर ये एक्सपेंस बुक हो जाता तो मेरी रिटेन अर्निंग ज्यादा होती या कम होती? कम होती। तो अब मैंने कहा कि सर अगर मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 की वर्किंग करूं, सही जी, और मैं कह रहा हूं कि ये वर्किंग 3 कर लेते हैं, सही है। गिवन प्रॉफिट कितना है भाई? 4.5 मिलियन। डेप्रिसिएशन किस तरह रिकॉर्ड की है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की? हमने डेप्रिसिएशन ऐसे रिकॉर्ड की है कि जो कैपिटलाइज होने से रह गया था वही डेप्रिशिएट होने से रह गया। तो इसको 6 सालों पे ब्रेक कर दिया मैंने, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर। रिड्यूसिंग बैलेंस तो नहीं लिखा हुआ? नहीं भाई, शुक्र है डरा दिया तो सही है, स्ट्रेट लाइन है भाई, सही है। वो तो आईपी का था। चलें, अब क्या ये सही है या इसमें गलतियां हैं? चलें, अब आप मुझे बताएंगे इधर लेस, सुकून से समझिएगा, इंटरेस्ट नॉट बुक्ड। तुम एक एक करके प्रेजेंटेशन बता रहा हूं ना, कि तुम खोल खाल के खुद देख लेना बाद में कौन सा ये उठा लें, ऐसा है। कहां गए तुम लोगों के डब्बे? हाँ यार, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, देखो इजीनेस इतनी भी नहीं क्रिएट करो अपने लिए कि तुम मतलब उस भंवर में ही खो जाओ कि तुमसे सवाल ही नहीं हो।
अब अगर तुम लॉजिकली आज तक सोच रहे होते तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई मसला होना चाहिए था। तुमने एक फिनोमिना दिमाग में फिक्स कर लिया, मैं ये चार्ट बनाऊंगा, टक 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 फेंकूंगा। तो ये मैंने चार्ट ही बनाया है, पर अपनी थिंकिंग के हिसाब से बनाया है। वर्किंग शुड बी फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम द टीचर्स पर्सपेक्टिव। तुम खुद बनाओ ना अपनी वर्किंग जो तुम्हें आसान लगती है। हो सकता है किसी और का तरीका कुछ और, पर अपने हिसाब से बनाओ ताकि तुम्हें फिगर्स प्लॉट करने में आसानी हो। डब्बे बना दो बैठ के इधर, ये लेस हो गया। अच्छा ये क्या, कौन सी एडजस्टमेंट हो रही है? फॉर द ईयर की, ऐसा ही है। बोले डब्बे में हम बंद हो गए हैं। चलो सही है सर। इंटरेस्ट इंकर होने के साथ डेप्रिसिएशन इंकर क्यों नहीं हुई है भाईजान? इंटरेस्ट के साथ ही तो डेप्रिसिएशन हो रहा है। देखो यार ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मसला है भाई। अगर मैं डिसमेंटलिंग इंकर करूंगा तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पीपी में क्या होनी चाहिए, क्या अप्लाइड होनी चाहिए। मैंने ये बहुत जगहों पे अपने लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट बताया और ये प्रूव भी किया है कि आखिर में एक्सपेंस दो तरीके से बुक होगा, इंटरेस्ट के नाम पे और डेप्रिसिएशन के नाम पे। सही है। इधर से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे होते तो ये फेयर वैल्यू गेन जो निकलता ना, वो इससे कंपेयर करके निकलता कॉस्ट से, ऐसा ही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट हमारी कितनी थी? हमने कहा कि सर कॉस्ट हमारी थी, ये तो कैरिंग अमाउंट है ना 2021 की आखिर की। मैं अगर इसको ले जाऊं उठा के, किस पे जानी, ये थी, सही है। अब आपने कहा कि भाई अब मैं लॉस बुक कर लूं इतने का, सही है, ये आ गया। अच्छा अब आप क्या करेंगे, इसको यहां से लिंक लगा दें, ये सही है। नहीं ये तो हमारा ये सही हो गया ना जानी, ये तो वो तो सही कर लेते हैं, मेरा तो ऊपर सही हो जाएगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे। पहले बताओ ये क्लियर है भाई? वापस से सबसे वापस बता देता हूँ। देखो भाई अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे होते, सही है, तो हम फेयर वैल्यू मॉडल पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस कैसे निकलता कॉस्ट के कंपैरिजन में, ऐसा है। तो आपने कहा कॉस्ट ये थी, फेयर वैल्यू ये लॉस आ गया, ये लॉस फॉर द ईयर इफ फेयर वैल्यू मॉडल, सही है। फिर हमने कहा कि भाई आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, ये वाली। अच्छा ये तो अपने हिसाब से चल रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन जो डेप्रिसिएशन का मॉडल है वो उसके हिसाब से चल रहा है। मैंने ये किया, मैंने कहा पहले साल में एजेड के इम्पैक्ट में 1864706 था, मैं यहां पे जाके देख लूं अपना ये पार्क हुआ हुआ, सही है, क्योंकि हमने कहा वापस से देख लो इतना लॉस बुक हुआ हुआ, इतना होना चाहिए, इतना नहीं हुआ, हमने ये मजीद बुक कर लिया। यहाँ पे क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो यहाँ पे क्लैरिटी, और आपको कोई शक व शुबा हो तो और बता दो। नहीं वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। देखो सर आपने किया क्या, आपने हाँ नहीं, पर वो फिर नेट एडजस्टमेंट आ रही होगी ना। हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव लेके चल रहे हैं ना, कि वैसे चल रहा होता तो क्या होता, डेप्रिसिएशन पे होता तो क्या होता, सही है। चलिए जी अब मुझे एक बात बताएं, ये क्लियर है, ये वाला लॉस कोई मसला? चलें जी आगे। अब मैंने कहा कि सर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं ऑल टुगेदर, तो आपने कहा कि भाई अब अगर मेरी कैरिंग अमाउंट होती, यानी यहां पे लिखते हैं कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट, तो वो ये होती, सही है। अब आपने कहा कि आपके पास ये आ जाता अमाउंट। अब आपने कहा कि सर जब मैं ये यहां पे लॉस रखूंगा, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, तो अमाउंट आ गई ये, ऐसा ही है। तो अब आपने जब इसको असेस किया तो आपने देखा, प्लीज फोकस होकर सुनना, ये डेप्रिसिएशन बुक हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए था, सिर्फ लॉस कितने का होना चाहिए, तो आपने कहा कितने से ज्यादा बुक हुआ है, तो ये फॉर द ईयर का रिवर्सल आ गया। क्लैरिटी है? चलिए गुड, बिल्कुल सही है। अभी जाएगा, ये रहा, ये यहां डाल देते हैं, चेंज इन पॉलिसी का इंपैक्ट फॉर द ईयर। हमने जब इसको सम किया तो हमारे पास आ गया रीस्टेटेड प्रॉफिट, सही है भाई, ये आ गया हमारे पास रीस्टेटेड प्रॉफिट। अच्छा भाई सर ओवरऑल लेक्चर में एस्टिमेट चेंजेस इन इक्विटी कौन से पोजीशन में है? अच्छा भाई ये भी अलग सवाल है, पहले ये कर लेते हैं एक बार। सर एक ही टेबल में नेट एडजस्टमेंट कर लेते, सही था। देखो एक ही टेबल पे नेट एडजस्टमेंट करते हैं, सही था, बट आंसर तुम्हारे ये आने चाहिए। नेटिंग पे करोगे तो आंसर ही आने चाहिए। तो नहीं वो मैंने यहाँ पे वो कैरिंग अमाउंट रख दी थी ना, कैरिंग अमाउंट से, जबकि किससे कंपेयर होता, कॉस्ट से, बिल्कुल सही है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे
प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैं ये रख दूं रिलेटेड प्रॉफिट, सही है जी। तो हमने कहा ये इस पे क्या लिख देंगे, रीस्टेटेड हो गया। अच्छा भाई हम यहां से उठा के ये हमने कॉपी कर लिया, और इसके अलावा आई थिंक कोई भी इवेंट नहीं है, कोई मसला। चलें जी, फिर आपने क्या किया, इंटरिम बोनस डिविडेंड कितने परसेंटेज आनी, तो आपने इस पे यह आ रहा होगा ना जानी 22-50 आ गया, ये आ गया जी, कोई मसला। अच्छा इसके अलावा कोई इवेंट, ओके, तो हमने कहा कि सर आप यहां पे ये रख लें, ये फिगर्स आ गई सर। ये हमारे पास आ गया बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2022 रीस्टेटेड। अच्छा अब आप चाहें प्लीज सुनिएगा, अब देखें, अब यहां पे हम लिखेंगे बैलेंस एज एट जनवरी 1 2023, पर मैं जो यहां पे बैलेंसेस लिखूंगा वो ये लिखा, ये लिखा, और मेरे पास जो गिवन है, मेरे पास जो गिवन है रिटेन्ड अर्निंग वो ये लिख दी। अच्छा मैंने कौन सी लिखी है, गलत वाली, गलत वाली लिखी है, ऐसा ही है। अच्छा क्योंकि ये रिपोर्ट हो चुकी थी ना, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लोगों ने जो सीखा हुआ है कि भाई यही वाली उठा के यहां लिख दो, यही वाली, तो फिर हम यहां पे इसको कर लेते हैं रीस्टेटेड। पर अगेन फिर जब ये वाला केस होता है ना, मैं तुम्हें आईएएस की रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, आईएएस कहता है कि पहले गलत वाली लिखो, उसके अंदर क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट्स बताओ। तो मैंने यहां पे इंपैक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी का यहां पे वापस से बताना है। नहीं देखो मसला ये होता है कि ये रिपोर्ट हो चुकी है ना, मेरा शेयर होल्डर जब अपने फाइनेंशियल देखेगा ना पुराने, तो वो कंफ्यूज होगा, उसको पहले वो दिखाओ जो रिपोर्ट हो चुका है। क्योंकि देखो अगर वो, देखो अब बात सुनो, नहीं अब देखो लास्ट ईयर जब तुमने रीस्टेटेड लिख दिया ना, तो शेयर होल्डर को ये कैसे पता कि पहले ये तो रीस्टेटेड है। अगर तुमने इसी को ओपनिंग बना दिया तो शेयर होल्डर के लिए कंफ्यूजन होगी। तुम शेयर होल्डर को बोलो भाई तुझे मैंने ये रिपोर्ट की थी, इसके अंदर आज तक की एडजस्टमेंट डाल दो। अच्छा आज तक की मतलब 22 को मिला के, आज तक की मतलब 22 को मिला के, ऑनलाइन में जल्दी बताओ ये बात क्लियर है। तो आप खाली यहां पे देखें, आपने सम करना है, वो सब खुद ब खुद हो जाएगा। इधर देख लो, क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई अब हम अगर यहां पर इंपैक्ट निकालें एज एड इंपैक्ट, तो 8-10 का इंपैक्ट है, चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं अभी। भाई मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर इतने का लॉस नहीं बुक हुआ था, यहां पे इतने का गेन बुक होना चाहिए था जो मैंने फॉर द ईयर में किया। तो आज तक की एडजस्टमेंट कितनी है, 8-10 की। मैं यहां पर जाकर 8-10 का इंपैक्ट डाल दूंगा। अच्छा 8-10 से कम करूंगा, ऐसा ही है, खुद सोचो। 21 और 22, 21 में आपने लॉस कम बुक किया था, आपने लॉस को बढ़ा दिया, रिटेन्ड अर्निंग, और 22 के अंदर आपने लॉस ज्यादा बुक कर लिया था। तो नेट फॉर द ईयर को कटा दूं तो फिर एजेड पे तो यही बचता है ना। चलें जी अभी देख लेंगे ना, वो मैच हो गया तो मतलब हमने सही किया है। ऑनलाइन मतलब यहां तक क्लियर है। अब आगे आ जाओ इंपैक्ट ऑफ एरर में। अच्छा इंपैक्ट ऑफ एरर अगर आज तक का निकालना चाहता हूं तो क्या इन सबको सम कर लूं, इंक्लूसिव ऑफ 22, इंक्लूसिव ऑफ 22। तो हमने ये कहा कि भाई इंक्लूसिव ऑफ 22 के अंदर सर आप जरा यहां से लिंक लगा दें, क्या इसको माइनस कर दूं, ऐसा है। जब मैंने इसको नेट किया तो देखो ये ऊपर से मैच होता है, हो रहा है भाई मैच। तो हमारे पास जो ऑल टुगेदर ये रिटेन्ड अर्निंग थी, ये ऑल टुगेदर क्या हो गई भाई, चेंज हो गई, और हमने इसको भी सम लगा दिया, मैच हो गई। चेक कर लो भाई एक बार, ये हो गया। तो बेसिकली आपने शेयर होल्डर को ये बताते हो कि भाई पहले तुझे ये बताया था, रीस्टेटमेंट इस वजह से हुई है, ये ऊपर से मैच हो गया। अगेन रिपीट कर रहा हूं मेरी जान, तुम अगर यहां से लिंक लगा दो मसला नहीं है, इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन। तुम खुद देखो, तुम अगर यूजर ऑफ फाइनेंशियल्स के, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि पहले क्या था। तो पहले वो बताओ जो हुआ था, फिर ये बताओ जो इसके अंदर क्या हुई हैं, एडजस्टमेंट्स हुई हैं, आइदर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चेंज इन पॉलिसी, आइदर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चेंज इन
एस्टीमेट, या तो आप ये कह लेंगे भाई एरर है, सही है। चलिए जी, अब हमने कहा कि भाई ये मेरे पास बैलेंस आ गया रीस्टेटेड, तो मैं यहां पे लिखूंगा बैलेंस एज एट जनवरी 1 2023 रीस्टेटेड, कोई मसला। अब हमने कहा कि सर अब आ जाए प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 रीस्टेटेड, पर रीस्टेटेड के लिए आपको लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ओके, अब हमने कहा कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 पे आ जाओ, इसके लिए हम कर लेते हैं वर्किंग 4। हाँ भाई कितना है प्रॉफिट? 55, तो आपने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है भाई? 5.5। अच्छा, अब तुम लोग मुझे एक बात पे गाइड करो, क्या यहां पर मैं आज तक की एडजस्टमेंट्स करूं या सिर्फ 1 साल की? तो बाकी ओपनिंग तक हो चुकी है, अभी करके भी दिखा दिया। चलें जी, हमने कहा कि सर अब जरा मेरे ख्याल से यहां पे इंटरेस्ट नॉट बुक तो वही वाली कहानी रहेगी, डेप्रिसिएशन नॉट बुक भी आ गया। अब जरा यहां पे देख लेते हैं आईपी का। अच्छा, अब मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट क्या रखूं? लास्ट फेयर वैल्यू यही है ना, 1 मिलियन का गेन है। चलें, अब मैंने कहा कि भाई फेयर वैल्यू गेन होना चाहिए था 1 मिलियन का, यही है। अब जरा बात समझें, अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये डेप्रिसिएशन रिवर्स करो और ये गेन बुक करो, तो कुल मिला के इतने से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है? अंडरस्टेड हुआ है। क्या कह रहे हो? नहीं ना, यही तो किया हुआ जानी। किधर? अच्छा, वो यूं कर लेते ना, देख भाई ये हो गया, ये हो गया, सही है, अब सही है। चल ओके, अब मैंने कहा कि भाई अब हम यहां पर आए और हमने इस प्रॉफिट के अंदर ये वाली अमाउंट डाल दी, क्योंकि इस वाले प्रॉफिट के अंदर एक डेप्रिसिएशन फजूल का बुक हुआ था और एक गेन बुक नहीं हुआ था, तो डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया, गेन को बुक किया, तो टोटलिटी में ये आ गया। क्लैरिटी है? अब हमने कहा 7734 का मेरा जो प्रॉफिट है वो है रीस्टेटेड, बट आई विल नॉट राइट इट बिकॉज अब तक ये रिपोर्ट नहीं हुआ, तो हमने कहा ये आ गया। अच्छा, मुझे बताओ क्या कोई फाइनल डिविडेंड है? कैश डिविडेंड 15% का, तो लास्ट ईयर तो आपने नहीं दिया था, ही नहीं। 22 का फाइनल 23 में आएगा, गुड। तो अब हमने कहा कि इस पे मिलेगा 15%। आपने कहा कि सर ये सम हो गया और ये आ गया। चलें अब आगे 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 फोकस के साथ। फिर मैंने कहा सर अब बोनस डिविडेंड कितने परसेंट है? हाँ जी 12%। इंटरिम में तो जाएगा ना यहां से, ये आ गया इंटरिम। तो आपने कहा कि सर अब आपके पास इंटरिम डिविडेंड है तो वो भी इसी पे जाएगा, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल अब तक चेंज राइट का भी इशू हुआ है, इसके बाद हुआ है, सही है जी। तो हमने ये कहा कि सर अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रेट अभी 12% लगा दूं तो ये यहां से माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। अब सर चेंजेस इन इक्विटी के अंदर राइट इशू सीक्वेंस में चलते हैं ना, डेट वाइज, फाइनल, इंटरिम और फिर राइट। और फिर हमने कहा राइट इशू के लिए प्रीमियम भी हिट होगा। मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं, आपको राइट इन दोनों पे देना है, ऐसा ही है। पहले इसको आप डिवाइड कर देंगे 10 से, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। कितने परसेंट राइट दिया है? 30%, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पार वैल्यू की, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ना, आगे भी तो उसको कॉपी करूंगा बाबू। प्रीमियम प्रीमियम मेरे मुन्ना, प्रीमियम प्रीमियम के लिए भाई मेरे पास एक्सेल है, मैं कर रहा हूं, सही है, ये आ रहा है। चलें ओके, अब मैंने कहा कि सर अगर मैं यही चौरंगी कॉपी करूं और ये कर लिया मैंने, तो 22 का ये आ गया, मैंने इसलिए किया था, समझा, ये आ गया, देख लो ये सही है। और अगर हम इसको सम कर दें तो टोटल इतने के आपने राइट के अगेंस्ट में पैसे लिए हैं। टोटल का कॉलम मस्ट अनलेस के एग्जामिनर खुद बोले नहीं बनाओ। तो सर हम अगर मेरी जान इसका सम करें
ये आ गई इक्विटी, क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट IAS 8। सर फाइनल डिविडेंड 2022 बोनस से पहले डिक्लेयर हुआ था तो हम बोनस के शेयर्स इंक्लूड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वापस से भाई इधर इधर सुनो सुनो सुनो, फाइनल डिविडेंड बोनस से पहले कैसे हुआ? फाइनल डिविडेंड तो पिछले साल के बाद में हुआ है ना, वो नेक्स्ट ईयर हो गया ना भाई, सही है। अच्छा भाई पहले बताओ ये क्लैरिटी है? अच्छा अभी देख लेते हैं, वो बच्चा कह रहा है कि सर ये डिक्लेयर मार्च में हुआ है, भाई इधर देख लो, मार्च 2023 में हुआ है, सही है जी। और जो हमारे पास, अच्छा ये फाइनल डिविडेंड कब हुआ है? मार्च 2023 में, ये फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड। अच्छा अब जरा यहां देख लें, बोनस कब डिक्लेयर हुआ है? 1 जून को। तो खुदा के बंदो मुझे एक बात बताओ, पहले क्या आ रहा है? मार्च। तो हमने भी क्या किया है? मार्च। नहीं वो समझ गया, वो बोनस डिविडेंड नहीं है ना, वो कैश डिविडेंड है, उसमें शेयर्स का इंपैक्ट नहीं आता, सही है। हाँ भाई पहले बताओ ये क्लियर है? इसमें एक तुम लोगों की EPS बाकी है, वो तुम निकाल लेना, सही है। पर उसके लिए प्रॉफिट कौन सा रखोगे? ये वाला और ये वाला, सही है। तो आई होप कुछ आफागा हुआ होगा इस पर, सही है, सही था, चलो गुड। अब इसके बाद EPS निकाल लेना बाबू, सही है। चलो जी ओके, मिलते हैं जी अगले सेशन में, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको बता दूंगा कि अगले सेशन में टॉपिक कौन सा होगा। एंड इफ यू गाइस से कि हम IAS 8 एक और करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। IAS 8 हो गया तो सही है, फिर हम अगले पे मूव कर जाएंगे। अभी दे रहा हूँ मैं। हाँ वो गलत है ना, तभी तो सही कर दिया मैंने। नहीं वो गलत है, वो मैंने जज्बात में टकाटक उस पर रख दिया था, सही है। नहीं ये सही है, ये ओरिजिनली लेके चलेंगे ना आप, बिल्कुल सही है। चलें ओके गुड, अल्लाह हाफिज़।